तारीख थी 10 नवंबर 2025। एक आम सी शाम जो अचानक एक जोरदार धमाके से दहल उठी। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इस पूरी घटना के हर पहलू को परत दर परत समझते हैं। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इस धमाके की कीमत सिर्फ जले हुए मलबे और टूटे शीशों से नहीं आंकी जा सकती। इसकी असली कीमत चुकाई उन बिखरे हुए परिवारों ने, उन अधूरी कहानियों ने। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। शाम का टाइम, ट्रैफिक, रोज जैसा ही माहौल। एक सफेद Hyundai i20 कार पार्किंग से निकलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और मेट्रो स्टेशन के पास एक रेड लाइट पे आकर रुक जाती है। और फिर सिर्फ 3 मिनट के अंदर सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। यह कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज 2.5 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। आसपास खड़ी गाड़ियां वो तो आग का गोला बन गईं, स्ट्रीट लाइटें तक बुझ गईं और मेट्रो स्टेशन के शीशे ऐसे टूटे जैसे कागज हों। एक पल में वो चहल पहल वाली सड़क किसी वॉर जोन जैसी दिखने लगी। और इस हादसे में जो गए वो सिर्फ नंबर नहीं थे, आंकड़े नहीं थे, वो लोग थे। लोकेश अग्रवाल थे जो अपनी बीमार सास से मिलने आए थे। अशोक कुमार थे, एक बस कंडक्टर जो दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर लौट रहे थे। पंकज सैनी थे, एक नौजवान कैब ड्राइवर जो शायद अपनी दिन की आखिरी राइड पर थे। हर नाम के पीछे एक कहानी थी, एक पूरी दुनिया थी जो उस एक शाम में हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि हुआ क्या था, जांच कैसे आगे बढ़ी। देखिए, इस पूरे केस का जो सेंट्रल पॉइंट था वो थी वही सफेद Hyundai i20 कार। और इसी कार ने जांच एजेंसियों को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसकी शुरुआत तो दिल्ली की सड़कों से हुई, लेकिन वो खत्म हुआ जाकर कश्मीर की वादियों में। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो कार की पूरी जर्नी सामने आई। पता चला कि ये कार सुबह सुबह फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर हुई थी। फिर दोपहर करीब 3:15 बजे इसे लाल किले के पास पार्क कर दिया गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कार लगभग 3 घंटे तक वहीं पार्किंग में खड़ी रही। और ड्राइवर, वो अंदर ही बैठा रहा। क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था या फिर किसी के ऑर्डर का? अब पुलिस ने कार की ओनरशिप ट्रेल को फॉलो करना शुरू किया और कहानी और भी ज्यादा उलझती चली गई। ये सफर शुरू हुआ गुरुग्राम से, फिर कार भिगी ओखला में, फिर अंबाला और आखिर में ये निशान जाके रुके पुलवामा में। कार कई बार बेची गई थी और इसका जो आखिरी मालिक था उसका नाम था डॉक्टर उमर नबी। और बस यहीं पर इन्वेस्टिगेशन को मिला पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। डॉक्टर उमर नबी, पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर, यही वो शख्स था जो उस दिन उस कार को चला रहा था। ये माना गया कि वो खुद भी उस ब्लास्ट में मारा गया और बाद में जब उसकी मां के साथ डीएनए मैच किया गया तो ये बात कंफर्म हो गई। केस का एक सिरा तो मिल गया था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कार और एक ड्राइवर की नहीं थी। नहीं, जैसे जैसे जांच की परतें खुली, एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक साजिश सामने आई। एक ऐसा नेटवर्क जिसके मेंबर्स कोई मामूली क्रिमिनल नहीं थे। और यही बात इस केस को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है कि जो संदिग्ध थे वो कोई अनपढ़ गुमराह नौजवान नहीं थे, वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे। सवाल ये था कि जो लोग जिंदगियां बचाने की कसम खाते हैं वो जाने लेने की साजिश का हिस्सा कैसे बन गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये डॉक्टर्स इस रास्ते पर चल पड़े? इसी नेटवर्क को नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। और इसने एक बहुत ही अहम और परेशान करने वाली सच्चाई को सामने ला दिया कि आतंकवाद का चेहरा अब बदल रहा है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर उमर नबी के अलावा डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल राथेर और डॉक्टर शाहीन शाहिद जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स शामिल थे। इन सब पर अलग अलग रोल निभाने के आरोप थे, किसी पर विस्फोटक जमा करने का तो किसी पर नए लोगों की भर्ती करने का। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यह पता चला कि दिल्ली धमाके से ठीक एक दिन पहले, सिर्फ 24 घंटे पहले, एजेंसियों ने फरीदाबाद में एक ठिकाने पर रेड की थी और इसी रेड से इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। और उस छापे में जो मिला वो वाकई होश उड़ाने वाला था। करीब करीब 3000 किलो विस्फोटक। जरा अंदाजा लगाइए, 3000 किलो। ये इस बात का सीधा सबूत था कि साजिश कितनी बड़ी थी और शायद उस रेड की वजह से दिल्ली एक बहुत बहुत बड़ी तबाही से बच गई थी। सिर्फ एक्सप्लोसिव्स ही नहीं, वहां से AK-47 जैसे हथियार, टाइमर, डेटोनेटर्स, मतलब बम बनाने का पूरा सामान मिला।
साफ था ये किसी छोटे मोटे ग्रुप का काम नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड और बेहद खतरनाक सेल की तैयारी थी। जांच में एक और कॉमन लिंक सामने आया, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। कई संदिग्धों का कनेक्शन या तो इस यूनिवर्सिटी से था या वो वहां काम करते थे। जाहिर है इसके बाद ये यूनिवर्सिटी भी जांच के रडार पर आ गई। तो देखिए, धमाका हो चुका था, साजिश का पर्दाफाश भी हो रहा था, लेकिन इसके बाद का जो दौर था उसने कई नए और मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। धमाके के बाद सरकार ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत ध्यान से चुने गए थे। उन्होंने इसे टेररिस्ट अटैक कहने के बजाय टेररिस्ट इंसिडेंट कहा। अब सुनने में ये छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर यह बहुत बड़ा था। देखिए, अटैक कहने का मतलब होता है कि आप शायद किसी दूसरे देश पर सीधा आरोप लगा रहे हैं और फिर इससे मिलिट्री एक्शन का प्रेशर बनता है। वहीं इंसिडेंट कहना एक ज्यादा सेफ और नपातुला बयान था। अब जो कि ऑफिशियल जानकारी बहुत कम आ रही थी, तो मीडिया में ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्सेस का बाजार गर्म हो गया। हर चैनल अपने सूत्रों के हवाले से कोई ना कोई नई थ्योरी चला रहा था। इससे लोगों में कंफ्यूजन और बेचैनी का माहौल और ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त पब्लिक में जो बातचीत चल रही थी वो भी कई हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ लोग सिक्योरिटी लैप्स के लिए जवाबदेही मांग रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया की अटकलें थीं। और दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस मुश्किल घड़ी का इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने के लिए भी कर रहे थे। एक बड़ी थ्योरी ये भी निकल कर आई कि शायद ये एक वेल प्लान्ड अटैक था ही नहीं। इस थ्योरी के मुताबिक जब फरीदाबाद में डॉक्टर उमर नबी के साथी पकड़े गए तो वो पैनिक कर गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, वो भी पकड़ा जाएगा, और बस इसी घबराहट में उसने शायद समय से पहले ही बम को डिटोनेट कर दिया। लेकिन इन सारी थ्योरीज, सारी जांच के बाद भी एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। एक सवाल जो सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी, कि आखिर 3000 किलो विस्फोटक देश की राजधानी के दरवाजे तक पहुंच कैसे गया? ये हमारी इंटेलिजेंस पर, हमारी सिक्योरिटी पर एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब मिलना आज भी बाकी है।